हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका टाइमलाइन था 1767 से लेकर 1769 तक। हमने सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देखा, फिर कोर्स ऑफ वॉर देखा, फिर हमने ट्रीटी ऑफ मद्रास देखा जो कि 4 अप्रैल 1769 को साइन की गई थी। फिर इस वॉर का आफ्टर मैथ देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, यानी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसका टाइमलाइन है 1780 से लेकर 1784 तक। यानी कि टोटल कितने युद्ध हुए थे अंग्रेजों और मैसूर के बीच में? तो टोटल 4 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध का टाइम पीरियड है 1767 से लेकर 69 तक। दूसरा युद्ध का टाइम पीरियड आपको मिलेगा 1780 से लेकर 84 तक। क्लियर? तो आज हम लोग का एजेंडा है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। सो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। तो देखो, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का हम लोग बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। बैकग्राउंड एंड कॉजेस ऑफ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो 1769 में ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था। ये काफ़ी हमने डिटेल में देखा था, जिसके तहत ये बात बोली गई थी कि अंग्रेज़ों ने वादा किया था कि अगर भविष्य में कोई भी तीसरी पार्टी, जैसे मराठा हो गए या निजाम हो गए या नवाब ऑफ आरकोट हो गया या फिर कोई भी थर्ड पार्टी हो गया, अगर वो हैदर अली पर अटैक करेगा तो अंग्रेज़ हैदर अली की मदद करेंगे। ये ट्रीटी अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसिंग थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको मान लिया था। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि 1771 में एक इंसिडेंट होता है। मराठास ने हैदर अली पर अटैक किया। मराठास फोर्सेस ने मैसूर पर अटैक किया। हैदर अली ने संधि के तहत अंग्रेज़ों से मदद मांगी। तो ट्रीटी के अकॉर्डिंग हैदर अली ने ब्रिटिश से मिलिट्री हेल्प मांगी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने इसे इग्नोर कर दिया। अंग्रेज पूरी तरीके से साइलेंट रहे, शांत रहे, मौन रहे। उन्होंने ना तो आर्मी भेजी और ना ही कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स दिया। यानी कि इन्होंने ट्रीटी ऑफ मद्रास का वायलेशन कर दिया। ट्रीटी ऑफ मद्रास की जो शर्तें थी, जो उसके प्रावधान थे, उसको उन्होंने नहीं माना। अब हैदर अली का रिएक्शन क्या आया? हैदर अली को लगा ब्रीच ऑफ फेथ। दैट इज, हैदर अली ने अंग्रेजों पर बेईमानी का आरोप लगाया। उसका अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा किए गए वादों पर से भरोसा उठ गया। उसने समझ लिया कि अंग्रेजों से किसी भी प्रकार की कोई भी एक्सपेक्टेशन रखना पूरी तरीके से बेकार है। क्लियर? तो सबसे पहला आपको बैकग्राउंड में मिलेगा 1771 में मराठास के द्वारा जो हैदर अली पर अटैक किया गया था, और 1769 में जो ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था, जिसके तहत ये बात कही गई थी अंग्रेजों के द्वारा कि भविष्य में अगर हैदर अली पर कोई भी अटैक करेगा तो अंग्रेज हैदर अली की मदद करेंगे। लेकिन जब 1771 में मराठा जब हैदर अली पर अटैक करते हैं तो अंग्रेज़ों ने उनकी किसी प्रकार से कोई भी मदद नहीं की। क्लियर? तो इससे हैदर अली जो है अंग्रेज़ों पर खफा हुआ, उस पर गुस्सा हुआ। फिर आपको दूसरा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मिलेगा फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश का। फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश। अब देखो यहाँ पे, अब फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश देखो, जब हम लोग एंग्लो कर्नाटिक वार पढ़ रहे थे, एंग्लो फ्रेंच वार पढ़ रहे थे, कर्नाटिक वार्स जब पढ़ रहे थे, तो जब फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार हमने देखा था तो उसमें हमने देखा था कि ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन हुआ था, जो कि एक ग्लोबल इवेंट था। फिर जब थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार हम लोग देख रहे थे, तब वहाँ पे हमने 7 ईयर्स वॉर देखा, जो कि एक ग्लोबल इवेंट था, लेकिन इनका लोकल इफेक्ट भी पड़ा था। तो उसी प्रकार यहाँ पे फिर से एक इवेंट होता है जिसका ग्लोबल इवेंट होता है, ग्लोबल राइवलरी होती है जिसका लोकल इफेक्ट आता है। तो देखो, जो फ्रेंच थे, जो फ्रांसीसी थे, वो उन्हें बस बिजनेस से मतलब था। वो हैदर अली को हथियार बेचकर पैसा कमाना चाहते थे। फ्रेंच वेपन्स और एम्यूनिशन क्वालिटी में अंग्रेज़ों के वेपन्स और एम्यूनिशन से किसी प्रकार से कमतर नहीं थे। फ्रेंच जो है वो रेगुलरली सप्लाई मेंटेन कर रहे थे थ्रू माहे पोर्ट। माहे पोर्ट देखो, जो केरला वाला रीजन हो गया, इधर मालाबार कोस्ट जो हो गया, इधर की साइड ये माहे पोर्ट। तो माहे पोर्ट के थ्रू वो सप्लाई मेंटेन करते थे। अब इसी बीच 1775 से लेकर 1783 तक, इसे बोलते हैं अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इससे कनेक्शन है यहाँ पे।
अमेरिका में ब्रिटिश कॉलोनीज अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे। जैसे आपको भी पता है कि ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश की थी। तो इसी दौरान उन्होंने अमेरिका में भी अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश की थी। तो अमेरिका में ब्रिटिशर्स ने जो कॉलोनीज बनाई थी, वहाँ के लोग इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे। तो इसी बीच फ्रेंच की एंट्री होती है और फ्रेंच ने ऑफिशियली अमेरिकन रिबल्स की साइड ली, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को कमज़ोर करना चाहते थे। कौन? फ्रांसीसी अंग्रेज़ों को कमज़ोर करना चाहते थे। इस कारण से अमेरिका में जो लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनका सपोर्ट किसने लिया? तो फ्रांसीसियों ने, फ्रेंच ने। अब इंडिया में भी फ्रेंच ब्रिटिश राइवलरी और ज़्यादा इंटेंस हो गई। फ्रेंच किसी भी तरह अंग्रेज़ों को बस नुकसान पहुंचाना चाहते थे। और इसी बीच में आता है आपको एक फ्लैश पॉइंट, दैट इज़ माहे पोर्ट। कौन सा पोर्ट? माहे पोर्ट, जो मैंने अभी आपको बताया। तो जो माहे पोर्ट था, ये मालाबार कोस्ट पर एक छोटा सा फ्रेंच सेटलमेंट था। सारा फ्रेंच वार मटेरियल मैसूर यहीं से पहुंचाता था। ठीक है, यानी कि समझो, सिंपल सा बात समझो कि जैसे माहे पोर्ट जो हो गया इधर की साइड, तो मैसूर वाला जो पोर्शन हो गया, तो मैसूर के पास हथियार यहीं से जाते थे। फिर मैसूर का भी इससे कनेक्शन था। क्लियर? तो हैदर अली ने माहे पोर्ट को अपने प्रोटेक्शन में ले लिया था। अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर वो माहे पोर्ट को कैप्चर कर लें, माहे बंदरगाह को कैप्चर कर लें, तो हैदर अली के वेपन सप्लाई जो है वो कट हो जाएगी। तो माहे पर अटैक हैदर अली की अथॉरिटी को डायरेक्ट चैलेंज था। कैसे? क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि माहे पोर्ट को हैदर अली ने अपनी प्रोटेक्शन में ले लिया था, और माहे पोर्ट जो था वह मालाबार कोस्ट पर स्थित एक फ्रेंच सेटलमेंट था। क्लियर? तो जब माहे पर अटैक हुआ तो हैदर अली का ईगो हर्ट हुआ। उसने इस चीज़ को अपने इज्जत पे ले लिया। अब देखो, हैदर अली ने आखिरकार फ्रेंच को इतनी प्रायोरिटी क्यों दी? तो फ्रेंच जो है वो इमीडिएट हेल्प दे रहे थे, और अंग्रेज क्या कर रहे थे? वो फॉल्स प्रोमिसेस कर रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया कि 1771 में उन्होंने कोई भी मदद नहीं की, जबकि 1769 में उन्होंने वादा किया था, संधि पे हस्ताक्षर भी किया था। क्लियर? फ्रेंच ने कोई भी पॉलिटिकल कंडीशन नहीं लगाई थी, उनकी मेंटालिटी बस अब बिजनेस की थी। हैदर अली समझ गया कि फ्रेंच ग्लोबली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हैं, तो फ्रेंच से दोस्ती करना हैदर अली के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ट्रीटी वायलेशन के बाद हैदर अली का अंग्रेज़ों पर से भरोसा कंप्लीटली उठ गया था। उसने सीक्रेटली अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि अब अंग्रेज़ों से डायरेक्टली डील करना होगा। अब यहाँ पे इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट आता है। जैसे जब हम लोग फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार पढ़ रहे थे 1767 से 69 तक, तो उसमें ट्रिगर पॉइंट क्या था? नवाब ऑफ आरकोट और हैदर अली के बीच में बाउंड्री डिस्प्यूट था। और नवाब ऑफ आरकोट कौन था? तो ब्रिटिशर्स का एलाई था, उनका दोस्त था। तो वैसे ही यहाँ पे एक इमीडिएट ट्रिगर पॉइंट आता है, द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ब्रिटिशर्स का क्या एक्शन हुआ? देखो, माहे पोर्ट को ब्लॉक किया इन्होंने। किसने? ब्रिटिशर्स ने। फ्रेंच सप्लाई को रोकना शुरू किया। हैदर अली की वार्निंग को इग्नोर किया। हैदर अली ने वार्निंग दे रहा था, लेकिन इसकी वार्निंग को अंग्रेज़ों ने इग्नोर कर दिया। अब हैदर अली का भी डिसीजन आता है। उसने सोचा कि अब और ज़्यादा इंतज़ार करना बेकार है, अंग्रेज़ों को सबक सिखाना अब जरूरी है। उसने ऑफिशियली वार डिक्लेयर कर दिया। क्लियर? तो अब बैकग्राउंड और कॉजेज में अगर हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले आपको मिलेगा ब्रिटिश डिसऑनेस्टी। क्लियर? यानी ट्रीटी ऑफ मद्रास को वायलेट करना। फिर फ्रेंच का अपॉर्चुनिटी, बिजनेस और ग्लोबल राइवलरी दोनों से बेनिफिट हो रहा था। फिर आपको मिलेगा ग्लोबल पॉलिटिक्स, अमेरिकन वार का इंडिया पर डायरेक्ट इफेक्ट, फिर स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ माहे पोर्ट का इंपॉर्टेंस, और फिर अंतिम में आता है आपको पर्सनल ईगो भी यहाँ पे आएगा। हैदर अली की इज्जत का सवाल, कि वो मना कर रहा था कि माहे पोर्ट को ब्लॉक मत करो, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसकी इस बात को नहीं माना और इग्नोर कर दिया। क्लियर? तो ये वार बेसिकली लैक ऑफ ट्रस्ट का रिजल्ट थी। हैदर अली ने अंग्रेज़ों को एक सेकेंड चांस दिया था ट्रीटी ऑफ मद्रास के थ्रू, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसके ट्रस्ट को तोड़कर उसे साबित कर दिया कि वो रिलायबल पार्टनर नहीं है। कौन? अंग्रेज। इसलिए हैदर अली ने फ्रांसीसियों को चूज़ किया और फाइनल वार के लिए वो तैयार हो गया। तो बैकग्राउंड समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिखाता है कि वार्स सिर्फ बॉर्डर या टेरिटोरी के लिए नहीं लड़ी जाती, बल्कि ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और ग्लोबल पॉलिटिक्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर? तो जैसे हमने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार देखा था, तो उसमें पहले हमने बैकग्राउंड एंड कॉजेज देखे थे।
फिर उसके बाद कोर्स ऑफ वार देखा था। तो वैसे ही अब हम लोग सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का कोर्स ऑफ वार देखेंगे। टाइम पीरियड कितना है? 1780 से लेकर 1784। स्टार्टिंग देखो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था यह 1771 से ही बेस बनना स्टार्ट हुआ था, बैकग्राउंड स्टार्ट हुआ था। 1771 क्यों, ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। क्लियर? तो अब देखो कोर्स ऑफ वार हम लोग देखते हैं। तो फेज 1 आएगा इसमें सबसे पहले। फेज 1 जैसे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें 5 फेज देखे थे हमने। पहला फेज था स्टेलमेट का, खींचतान वाला दौर। तो वैसे ही यहाँ भी हम लोग फेजेस देखते हैं। तो इसमें फेज 1 स्टार्ट होता है 1780 से, हैदर अली का लाइटनिंग स्टार्ट। इसने क्या किया, हैदर अली ने सुपर अलायंस बनाया, एंटी ब्रिटिश कोalition इसने फॉर्म किया। हैदर अली ने स्मार्टली एक पावरफुल अलायंस बनाया, किसका किसका? मैसूर, मराठा और निजाम ऑफ हैदराबाद। मैसूर मास्टरमाइंड था, मराठा मिलिट्री पावर थे और निजाम जो था यह स्ट्रेटजिक पार्टनर था वर्सेस ब्रिटिशर्स। ये अलायंस ब्रिटिश पोजीशन को 3 तरफ से घेर सकती थी। जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हम लोग देख रहे थे तो ये कंडीशन उल्टा था। स्टार्टिंग का जो अलायंस था वो कंडीशन उल्टा था, ब्रिटिशर्स, निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा एक तरफ थे। लेकिन बाद में हैदर अली ने अपनी कूटनीति का, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते हुए मराठा को न्यूट्रल कर दिया था और निजाम को अपनी तरफ मिला लिया था। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग से ही मैसूर, मराठा और निजाम एक तरफ हैं और ब्रिटिशर्स अकेले। अब यहाँ पे कर्नाटक वाले रीजन पे अटैक होता है। हैदर अली ने सडनली कर्नाटक रीजन पर अटैक किया। उसने स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट आर्कोट टाउन को इजीली कैप्चर कर लिया। इससे अंग्रेज शॉक में आ गए। उन्होंने इतना जल्दी और इतनी जल्दी एग्रेसिव एक्शन की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं थी। क्लियर? तो पहला फेज स्टार्ट होता है आपको 1780 से, फेज 1 1780, जिसमें टीपू जो हैदर अली है, हैदर अली अपना सुपर अलायंस बनाता है। उसके बाद कर्नाटक वाले रीजन पे अटैक करता है, ब्लिट्जक्रीग अटैक करता है, आर्कोट पे कब्जा करता है। अंग्रेज पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। अब फेज 2 स्टार्ट होता है यहाँ से। फेज 2 में क्या होता है कि हैदर अली का जो सक्सेस था वो एकदम पीक पे पहुंच जाता है 1781 के अराउंड। कर्नल बेली एक नाम मिलेगा आपको, कर्नल बेली की बड़ी हार होती है। एक यहाँ पे बैटल मिलेगा आपको, बैटल ऑफ पोलीलूर। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश कमांडर था कर्नल बेली। कौन? कर्नल बेली ब्रिटिश कमांडर था। हैदर अली ने अटैक किया और कर्नल बेली को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। हैदर अली ने पूरी प्लानिंग से बेली की आर्मी को घेर कर डिस्ट्रॉय कर दिया। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्स्ट डिफीट्स में से एक थी। फिर आपको मिलेगा कर्नाटक डिवास्टेशन। हैदर अली ने कर्नाटक रीजन को कंप्लीटली रैवेज कर दिया। ब्रिटिश सप्लाईज और कम्युनिकेशन लाइंस डिसरप्ट कर दिए। ब्रिटिश मोराल एकदम लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया था। क्लियर? तो 1780 में लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, आर्कोट पे कब्जा करता है। 1781 में बैटल ऑफ पोलीलूर होता है और कर्नल बेली की बुरी तरीके से हार होती है। कर्नाटक डिवास्टेशन होता है, हैदर अली कर्नाटक रीजन को कम्प्लीटली रैवेज कर देता है। ब्रिटिश सप्लाईज, कम्युनिकेशन लाइंस सब कुछ खत्म हो जाते हैं। ब्रिटिश मोराल पूरी तरीके से डाउन होता है। अब आता है फेज 3। अब यहाँ पे होता है ब्रिटिशर्स का कमबैक। अब देखो, अब होता है यहाँ पे ब्रिटिशर्स का कमबैक, यानी कि ब्रिटिश कमबैक, दैट इज डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक ऑफ द ब्रिटिशर्स। यहाँ पे एंट्री होती है एक पर्सन की जिसका नाम है सर आयर कूट। यह एक एक्सपीरियंस्ड कमांडर था। अंग्रेजों ने अपने सबसे एक्सपीरियंस्ड इंडियन कमांडर को फ्रंट पर लाया जिसका नाम था आयर कूट, यानी इंडिया में कमांडर था। उसने समझा कि मिलिटरीली जीतना मुश्किल है, इसलिए उसने डिप्लोमेटिक गेम खेला। उसने क्या किया, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली ने जो ट्रिपल अलायंस तोड़ा था अंग्रेजों का, अब आयर कूट ने भी वही काम यहाँ पे कर दिया। उसने हैदर अली के अलायंस को तोड़ दिया, सुपर अलायंस को। उसने मराठास को अलग कर दिया। उसने सेपरेट पीस ट्रीटी और टेरिटोरीज का ऑफर देकर मराठास को अलग कर दिया। निजाम को सब्सिडीज और वादे देकर ब्रिटिश साइड में मिला लिया। रिजल्ट क्या हुआ कि हैदर अली का जो पावरफुल अलायंस था वो टूट गया, वो फिर से अकेला पड़ गया। फेज 1 क्लियर।
फेज 2 भी क्लियर। फेज 3 ब्रिटिशर्स का कमबैक होता है, हैदर अली अब अकेला पड़ जाता है। अब यहाँ पे मिलेगा आपको फेज 4। फेज 4 होता है यहाँ पे टर्निंग ऑफ द टाइड। अब टर्निंग ऑफ द टाइड का क्या मतलब हुआ? टर्निंग ऑफ द टाइड, अब यहाँ पे एक बैटल मिलेगा आपको, पोर्टो नोवो की बैटल, बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। ये सब चीज़ें मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, सारी चीज़ें मैंने यहाँ प्रोवाइड कर रखी। देखो, पहले तो बैकग्राउंड एंड कॉजेज हमने डिस्कस कर लिए थे। वार कोर्स 1780, हैदर फॉर्म्स एंटी ब्रिटिश अलायंस विथ मराठाज एंड निजाम, जो सुपर अलायंस इसने क्रिएट किया था वो मैंने आपको बता दिया है। 1780 से 81 हैदर जो है कर्नाटक वाले रीजन पे अटैक करता है और आरकोट को कैप्चर करता है। फिर मैंने कर्नल बेली की हार के बारे में आपको भी बताया था, वो चीज़ भी यहाँ पे मैंने दे दिया है। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स का कमबैक होता है 1781 में। आयरकूट जो है वो अलायंस को ब्रेक करता है, मराठा को मिला लेता है अपनी तरफ, निजाम को भी अपनी तरफ मिला लेता है। फिर यहाँ पे होता है नवंबर 1781 में बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। ठीक है, पोर्टो नोवो जो है यह तमिलनाडु के कोस्ट पर स्थित एक लोकेशन है। यहाँ पे बैटल हुआ था आयरकूट, आयरकूट वर्सेस हैदर अली। रिजल्ट क्या हुआ कि अंग्रेजों ने हैदर अली को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। अंग्रेजों ने बेटर आर्टिलरी और डिसिप्लिन्ड इन्फेंट्री का एडवांटेज उठाया। अब हैदर अली चूंकि एक मजबूत पर्सनालिटी का आदमी था, घुड़सवार से वो डिफेक्टो रूलर बना था, तो पोर्टो नोवो की हार के बाद भी हैदर अली ने हिम्मत नहीं हारी। पोर्टो नोवो के हार के बाद भी हैदर अली ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ब्रिटिश फोर्सेस को डिफीट करा और उनके सीनियर कमांडर ब्रेथवेट को बंदी बना लिया और मैसेज क्लियर किया कि हैदर अली हारा तो है पोर्टो नोवो में, लेकिन वो अभी भी डेंजरस है, क्योंकि एक ब्रिटिश कमांडर था ब्रेथवेट, उसको इसने बंदी बना लिया। किसने? तो हैदर अली ने। अब चूंकि 4 फेज हमने देख लिए, 4 फेज मैंने आपको बता दिया। अब जो फाइनल फेज था, फिफ्थ फेज था आपको ट्रेजिक टर्निंग पॉइंट। अब देखो क्या होता है, अब एक टर्निंग पॉइंट आता है। 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कैंसर के कारण उसकी स्लो और पेनफुल डेथ होती है। अब इससे क्या हुआ कि जो मैसूर की आर्मी थी उसका पूरा मोराल डाउन हो गया, क्योंकि हैदर अली एक बहुत ही पावरफुल और सिग्निफिकेंट रूलर था। तो अब हैदर अली की जब मृत्यु हो जाती है तो मैसूर का जो मोराल था वो पूरा डाउन हो जाता है। अब हैदर अली के बाद एंट्री होती है टीपू सुल्तान की, और टीपू सुल्तान जो है वो इस वॉर को कंटिन्यू करता है। क्लियर? टीपू सुल्तान ने वॉर कंटिन्यू करने का फैसला किया। इसके सामने चैलेंज था कि एक्सपीरियंस्ड कमांडर का सडनली डिसअपियर हो जाना। किसका? हैदर अली का। डिसअपियर मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो इससे आर्मी जो थी वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई थी। अब इसके बाद फिर 6th फेज आता है, फाइनल स्टेलमेंट का। 6th फेज का टाइम पीरियड आपको मिलेगा 1783 से 1784 तक। इसमें टोटल 6 फेज में डिवाइड करके मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ ताकि चीज़ों को याद करने में आपको आसानी हो। तो इसमें क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने बहुत स्ट्रगल किया, उसने वार को कंटिन्यू किया। टीपू ने 1 साल तक जंग को जारी रखा, लेकिन ना ब्रिटिशर्स जीते ना ही टीपू सुल्तान जीता। दोनों साइड के रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 टू 1783 और मैसूर वार, दोनों से ब्रिटिशर जो थे वो एग्जॉस्ट थे। वो अमेरिका में भी लड़ रहे थे, मैसूर में भी लड़ रहे थे, तो अंग्रेज भी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे। टीपू सुल्तान एक नया रूलर था, स्टेबल होने के लिए उसे भी टाइम चाहिए था। तो दोनों की तरफ से कॉमन फीलिंग थी कि एनफ इज एनफ, अब बहुत हो गई लड़ाई। ठीक है, तो इसके बाद फिर होगा आपको देखने को मिलेगा मार्च 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जिसके बाद बैटल जो है, जो वॉर है वो शांत होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ की बैटल्स बता देता हूँ। बैटल ऑफ पोलीलूर कब हुआ? 1780 में, जिसमें हैदर अली ने डिफीट किया था। फिर बैटल ऑफ पोर्टो नोवो कब हुआ? 1781 में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने कमबैक किया। फिर आरकोट का ऑपरेशन हुआ था। तो यहाँ पे देखो, इन सारी चीज़ों से हमें ये देखने को मिलता है, अगर हम एनालिसिस करते हैं
तो हैदर अली ने कौन कौन सी मिलिट्री स्ट्रेटजीज का यूज़ किया? तो फास्ट कैवलरी मूवमेंट, गोरिल्ला टैक्टिक, अलायंस पॉलिटिक्स, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। और अंग्रेजों ने क्या किया? डिवाइड एंड रूल डिप्लोमेसी, जो आयरकुट ने किया था। सुपीरियर आर्टिलरी ला दिया था, नेवल ब्लॉकेट किए थे, प्रोफेशनल इन्फेंट्री। तो स्टेलमेट होता है अंतिम में, जब मैं बता रहा था 1783 टू 84 स्टेलमेट आया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि दोनों साइड्स इक्वली मैच्ड थे। टेरेन दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, दोनों का लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो गया था, ग्लोबल इवेंट भी अफेक्ट हो रहा था, यहाँ ग्लोबल इवेंट भी इन्हें अफेक्ट कर रहा था। तो ये वार दिखाता है कि डिप्लोमेसी समटाइम्स बैटलफील्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एंड वन मैंस डेथ कैन चेंज एंटायर वॉर डायनेमिक्स। I am saying this thing in context of Hyder Ali. And military victories don't always guarantee political success. And sometimes both sides just get tired of fighting. ये यहाँ से एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। तो हैदर अली अपनी डेथ तक लड़ता रहा, लेकिन अल्टीमेट विक्ट्री हासिल नहीं कर पाया। टीपू सुल्तान ने लेगेसी तो कंटिन्यू की, लेकिन उसको भी फाइनली पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी। ये वार बेसिकली इस वार का बेसिकली कोई क्लियर विनर नहीं हुआ, ठीक है, एंड इट सेट द स्टेज फॉर थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। क्लियर? तो अब यहाँ पे जैसे जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो फर्स्ट वार ख़त्म हुआ था 1767 से 69 तक, तो इसके बाद 69 में हुआ था ट्रीटी ऑफ मद्रास 4 अप्रैल। यहाँ पे होगा ट्रीटी ऑफ मंगलोर, कब? 1784 में, मार्च 1784 में। अब देखो, तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर पे मैं आपको डिस्कशन कर देता हूँ, आपको बस सुनना है इसलिए मेरी बातों। तो ट्रीटी से पहले ही क्या हालत थी? दोनों साइड्स जो थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी। 4 साल तक लगातार लड़ाई करने के बाद दोनों आर्मीज थक चुकी थी। अंग्रेज और मैसूर दोनों के पास पैसा नहीं बचा था वॉर कंटिन्यू करने के लिए। कोई भी साइड निर्णायक जीत हासिल नहीं कर पा रही थी। टीपू सुल्तान की पोजीशन क्या थी इस समय? यह नया रूलर था, फादर की डेथ के बाद आर्मी डिमोरलाइज थी, स्टेबल गवर्नमेंट बनाना जरूरी था। अंग्रेजों की क्या प्रॉब्लम थी? अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में अंग्रेज फंसे हुए थे, और इंडिया में मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो इस कारण से ट्रीटी में नेगोशिएशन होगा, ठीक है। अब ट्रीटी में कौन कौन शामिल थे? ऑब्वियस सी बात है, मैसूर शामिल होगा और ब्रिटिश साइड। मैसूर की तरफ से टीपू सुल्तान, अंग्रेजों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स। मीडिएटर इसमें कोई भी नहीं था, तो डायरेक्ट नेगोशिएशन हुआ था। लोकेशन कहाँ था? मैंगलोर। मंगलोर कहाँ पे है? तो कर्नाटका के कोस्ट पर है। यह बहुत सप्ताह, सेवरल वीक्स तक ये नेगोशिएशन चली थी। एटमॉस्फेयर कैसा था? टेंस बट प्रैक्टिकल। दोनों साइड्स जो है थी वो पीस चाहती थी। अब ट्रीटी के मेन क्लॉज क्या थे? सुनना इसको। टेरिटोरियल सेटलमेंट हुआ, स्टेटस को एंटेबेलम, दैट इज दोनों साइड्स जो भी टेरिटोरी वार में जीती थी वो वापस करेंगे। सब कुछ प्री वार बाउंड्रीज पर वापस हो जाएगा, मतलब कोई कुछ नहीं जीता, कोई कुछ नहीं हारा। सभी प्रिजनर्स को इमीडिएटली रिलीज किया जाएगा, कोई रैंसम या पेमेंट नहीं लगेगा। अब रैंसम या पेमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखना थर्ड एंग्लो मैसूर वार में आपको देखने को मिलेगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, दोनों साइड एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। फ्यूचर डिस्प्यूट थ्रू डिप्लोमेसी सॉल्व करने का वादा किया गया, वैसे होगा तो कुछ भी नहीं। नॉर्मल ट्रेड रिलेशन रीस्टार्ट होंगे, मर्चेंट्स को प्रोटेक्शन मिलेगी। अब देखो इस ट्रीटी का सिग्निफिकेंस क्या होगा, क्योंकि मेंस में पूछ सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784। तो टीपू सुल्तान के लिए यह पॉलिटिकल विक्ट्री थी। एज ए न्यू रूलर उसने ब्रिटिशर्स से इक्वल टर्म्स पे ट्रीटी साइन किया। ब्रिटिशर्स ने उसकी अथॉरिटी को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया। स्टेबल रूल एस्टैब्लिश करने का मौका मिला किसको? टीपू सुल्तान को। ब्रिटिशर्स के लिए भी यह फायदेमंद था, एटलीस्ट दे डिडंट हैव टू एक्सेप्ट डिफीट, दे कुड फोकस ऑन अदर फ्रंट्स, दैट इज अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वैसे अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस तो यहाँ पे खत्म हो ही गया था 1783 के अराउंड, बट अदर फ्रंट्स पे वो फोकस कर सकते थे क्योंकि वो पूरे इंडिया पे कब्जा करना चाहते थे। बेटर प्रिपरेशन कर सकेंगे नेक्स्ट वार के लिए। फर्स्ट टाइम अंग्रेजों ने किसी इंडियन पावर के साथ इक्वल टर्म पे ट्रीटी साइन की। टीपू सुल्तान की इमेज एज ए स्ट्रॉन्ग रूलर बन गई। क्लियर? कोई सुपीरियर कोई इन्फीरियर नहीं था, दोनों साइड्स ने म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाई। रेयर एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस ट्रीटी इन ब्रिटिश इंडियन रिलेशन, इस बात को ध्यान रखना।
अंग्रेजों ने कोई अनफेयर कंडीशन इंपोज नहीं की, टीपू ने भी कोई एक्सेसिव डिमांड नहीं की। क्लियर। अब इससे क्या हुआ, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या था इसका, कि आने वाले कुछ साल तक 1790 तक पीस मेंटेन रहा। दोनों साइड ने अपनी मिलिट्री इंप्रूव की, नए नए अलायंसेस बनाए, ठीक है। लेकिन अंग्रेज सीक्रेटली प्रिपेयर करते रहे। टीपू ने भी फ्रांसीसियों से रिलेशन स्ट्रॉन्ग किए। अल्टीमेटली थर्ड एंग्लो मैसूर वार भी होता है। कब? तो 1790 से लेकर 1792। फर्स्ट कब आया? जैसे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 से लेकर 69, ट्रीटी ऑफ मद्रास से खत्म होता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से लेकर 84, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से खत्म होता है। थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 से लेकर 92। इस पे अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फाइनल एनालिसिस क्या है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का, कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर एक ऐसी रेयर ट्रीटी थी जहां कोई क्लियर विनर नहीं था, लेकिन दोनों लूजर्स भी नहीं थे। डिग्निटी से पीस एस्टैब्लिश हुई। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ने लॉन्ग टर्म कन्फ्लिक्ट को डिले किया। तो ये ट्रीटी दिखाती है कि जब दोनों साइड्स प्रैक्टिकल अप्रोच लें तो इवन बिटर एनिमीज भी टेम्पोररी पीस मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ब्रिटिश एक्सपेंशन पॉलिसी और टीपू सुल्तान की इंडिपेंडेंस दोनों इनकम्पैटिबल थी, इसलिए फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स जो थे उन्हें टालना पॉसिबल नहीं था। ट्रीटी ऑफ मंगलोर को हिस्ट्री में एक सक्सेसफुल फेलियर के रूप में भी देखा जा सकता है। सक्सेसफुल फेलियर, सक्सेसफुल क्योंकि इमीडिएट पीस लाई, और फेलियर क्योंकि अब परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बारे में।